बाजार में चने का दाम 8,000 रुपए के पार चला गया। अरहर से ये सिर्फ 1,000 रुपए नीचे बिक रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार दिल्ली में मोबाइल आउटलेट के जरिए 60 रुपए किलो चने दाल बेचने का फैसला किया है। नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन पहले से ही दिल्ली में मोबाइल आउटलेट के जरिए 120 रुपए किलो के भाव से अरहर की दाल बेच रही है, लेकिन चने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी पर काबू पाने के लिए सरकार को इसके दाल को भी अपनी योजना में शामिल करना पड़ा है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में शानदार रिकवरी आई है। $1 की कीमत 67.5 रुपए पर आ गई है। ऐसे में घरेलू बाजार में कच्चे तेल की शुरुआती बढ़त कम हो गई है। बेस मेटल्स में भी अब शुरुआती बढ़त कुछ कम होती नजर आई है। हालांकि चांदी में जो तेजी है वो लगातार जारी है और इसका दाम 1.5 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया है। आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए ट्रेड स्विस कमोडिटीज के संदीप जैन और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, स्वागत है आपका। पहले आपसे जानेंगे एग्री कमोडिटी मार्केट में आज आपकी हॉट पिक्स। देखिए, हमारी एग्री कमोडिटी में हॉट पिक में दो हैं। एक तो हमने ग्वार सीड को बाय रिकमेंड किया है करीबन 3160 के आसपास। टारगेट हमें लगता है 3270 तक देखने को मिल सकता है। वहीं हमने देखा टर्मरिक के अंदर भी एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, तो टर्मरिक के अंदर भी हमारी टॉप पिक रहेगी बाइंग के साथ में। करीबन 8280 के अराउंड बाय कर सकते हैं। टारगेट करीबन 8550 तक देखने को मिल सकता है। दोनों को एज ए पोजिशनल तौर पर भी बाय किया जा सकता है। ऑलराइट, संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आपको कहां कमाई का मौका दिख रहा है? देखिए, बेस मेटल्स में काफी स्ट्रेंथ दिखी है और कॉपर ने जिस तरीके से एक अच्छा बॉटम बना के और बाउंस किया है और अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो ऐसा लगता है कि बाकी सारे बेस मेटल्स जो पहले से ही स्ट्रांग थे और स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो लेड की बाइंग की राय दूंगा मैं। 121 के लगभग अभी चल रहा है, 124 का टारगेट और स्टॉप लॉस 119 का। और दूसरा क्रूड इनफैक्ट अच्छा खासा करेक्ट करने के बाद एक बड़ा बाउंस दे चुका और वैसे बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए जो भी थोड़े पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेड करते हैं। बट ओवरऑल 1 से 2 दिन के लिहाज से मेरे हिसाब से एक बार क्रूड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इन लेवल्स पे एक बार सेल करें। 3341 के लगभग है, 3280 तक का टारगेट और 3390 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। बिल्कुल, तो ये थी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे प्रेशियस मेटल सोने और चांदी के बारे में। रिटर्न के मामले में चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया है। ब्रेक्जिट के बाद 3 साल का ऊपरी स्तर छूने के बावजूद सोना इस साल जनवरी से अब तक सिर्फ 25% ही बढ़ सका है, जबकि चांदी उसके सामने तकरीबन 30% उछल गई है। ग्लोबल मार्केट्स में चांदी 1.5 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। जनवरी में हमने देखा था जो चांदी का दाम है 33,335 रुपए के आसपास था, जो अब बढ़कर 43,000 रुपए के पार चला गया। वहीं अगर सोने की बात की जाए 24,913 रुपए से चढ़कर ये फिलहाल 31,000 रुपए के पास कारोबार कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या आगे और चांदी में स्टीम है, क्या और दमखम है चमकने का? हमारे साथ संदीप जैन बने हुए हैं। संदीप, क्या लगता है 30% की तेजी 6 महीने में देखने को मिल चुकी है, जो बाकी का आधा साल बचा है, क्या उसमें भी चांदी ऐसे ही मालामाल कराएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड और सिल्वर को जब भी बात करें तो इनका एक रेशियो देखना जरूरी होता है, जो हमेशा से मैं आपके चैनल पे काफी सालों से बोलते आ रहा हूं। और बीच में अगर ध्यान हो 83 तक ये रेशियो गया था और उस टाइम पे जब चारों तरफ बहुत मायूसी रहती है और बहुत ज्यादा मार्केट में मार्केट कहीं ना कहीं सारे लोग होपलेस हो जाते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो उस टाइम पे गोल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सिल्वर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और अब अच्छा खासा नीचे आने के बाद ये 71 72 तक ये रेशियो आया 83 से, और अब वापस से थोड़ा सा ब्रेक्सिट की वजह से गोल्ड में बहुत अच्छी खासी तेजी आई है। बट अब गोल्ड में तो तेजी आई, साथ साथ सिल्वर भी बहुत स्ट्रांग था। और एक और चीज जो सिल्वर को हेल्प की है वो बेस मेटल्स की स्ट्रेंथ। अगर देखें कॉपर जो कि 300 का लेवल तोड़ा नहीं और इनफैक्ट 305-6 से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा के अभी 330 के लगभग है, जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 200 डीएमए अगर बोलते हैं, अगर इसके ऊपर निकल जाता है डिसाइसिवली तो एक ट्रेंड चेंजिंग ये मूव होगा। तो मेरे हिसाब से सिल्वर ओवरऑल ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है मुझे सिल्वर में, और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए सिल्वर में। और यहां से आराम से मुझे लगता है कि 45,500 का रेंज तो आ ही जाएगा और बाकी 48,000 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखते हैं। आप कह रहे 45,000 जैसा लेवल देखने को मिलेगा। टाइम फ्रेम क्या होगा? क्या ये अगले 6 महीने में दिखेगा या फिर इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आने वाले कुछ हफ्तों में ही ये लेवल्स दिख सकते हैं?
देखिए जिस तरीके से ऊपर के लेवल से करेक्शन किया है, और कई बार ऐसा होता है कि ठीक है नीचे के लेवल से इतना चल गया, बट ये देखना जरूरी होता है कि ऊपर से कितना करेक्ट किया। तो चांदी ने भी मुझे याद है मैं आपके साथ ही शो कर रहा था पहले, तो करीब अप्रैल 2013 की बात है, तब गोल्ड और सिल्वर जिन लेवल्स पे थे और उसके बाद क्रैश होना शुरू हुए थे, तो वैसे ही 75,000 के लेवल्स के बाद अच्छा खासा करेक्ट करने के बाद अभी भी मिडिल ऑफ द रेंज में है। तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टीम बाकी है और हो सकता है कि 48,000 के लेवल्स नेक्स्ट 3 से 6 महीने में बहुत आराम से दिखा देगा। ऑलराइट, चलिए तो 45,000 का अगला टारगेट है जो चांदी में आपको लेकर चलना है। लेकिन अब बेस मेटल्स का रुख करते हैं। तेजी यहां पर भी रही है। कॉपर का दाम 325 रुपए के पार जाता दिखा है। जिंक 142 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। दरअसल एलएमई पर जिंक तकरीबन 1 साल का ऊपरी स्तर छू चुका है, जबकि कॉपर हमने देखा है 8 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। संदीप, पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा है हरियाली छाई रही है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल इस पूरे पैक ने, खासतौर से कॉपर, निकल, जिंक ने बेहद बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। ये दमखम आगे जारी रहेगा? आप कहां बेट करके चलेंगे? देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कॉपर अगर देखे पिछले 4-5 दिनों में, इनफैक्ट 7 दिनों में ब्रेक्सिट के बाद सारे मार्केट्स जब क्रैश कर रहे थे और बहुत ज्यादा जो भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड मेटल्स थे उनमें कहीं ना कहीं मद्दी दिख रही थी और रिस्क ऑफ ट्रेड्स हो रहे थे, बट स्टिल कॉपर ने पहला इंडिकेशन दिया था और उसकी वजह से शायद सारे इक्विटी मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल एडवांस में मिलता है और कॉपर को देखना बहुत जरूरी होता है। और अच्छा खासा अपना एक बॉटम आउट होके और एक लेवल ऐसा आ गया कि यहां पे अगर ये निकल जाता है 330 का जो लेवल है, मुझे बहुत अहम लगता है, अगर यहां से निकल जाता है तो 340-45 के लेवल्स बहुत जल्दी ही छू लेगा और बहुत अच्छे लेवल्स पे है ये। और मेरे हिसाब से कॉपर ने तो स्ट्रेंथ दिखाया ही है और जिंक एक्चुअली एक तरीके से सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और बहुत स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ अगर किसी बेस मेटल ने दिखाया था तो वो जिंक था। और निकल अच्छा खासा करेक्ट करने के बाद ये भी अब कहीं ना कहीं अपना बॉटम बना चुका है, डिसाइड हो चुका है बॉटम कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से बेस मेटल्स में तेजी रहेगी, बट जिंक थोड़ा सा ज्यादा ओवरहीटेड हो चुका है। लेड पे ध्यान दिया जा सकता है जो कि मेरी आज बाई कॉल भी है, और कॉपर पे, ये दो ज्यादा सेफर लगते हैं और इवन एल्यूमिनियम में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेफर लगते हैं। तो इन तीनों मेटल्स में आप क्या टारगेट क्या देंगे थोड़ी लंबी अवधि का? देखिए अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि करीब 117-18 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में, करीब 3 से 6 महीना अगेन। और जिंक में थोड़ा सा एक बार अब कहीं ना कहीं ये रहूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, क्योंकि क्रैश भी आएगा तो बहुत शार्प आ सकता है। 136 से लेकर 130 का रेंज होगा जहां पे बाइंग करें। बाकी कॉपर की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 330 के ऊपर ये डिसाइसिवली बंद हो जाए 1-2 दिन, तो मुझे लगता है कि यहां पे बाइंग करनी चाहिए। और 340 तक का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि पिछली बार भी वहीं से ही घुमा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि 340 का रेंज आ सकता है। बट अगर ये क्रॉस करता है तो थोड़ी और बड़ी तेजी बन सकती है 365 तक की, बट ओवरऑल आई फील कि 340 को रेस्पेक्ट देगा, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति कॉपर में भी अपनाई जा सकती है। और बाकी लेड की अगर बात करें तो लेड मुझे ऐसा लगता है कि 127 का लेवल छू सकता है आने वाले कुछ महीनों में। हाँ, ऑलराइट, यानी कि पूरा मेटल पैक आगे भी चमकने वाला है। अगले जो सेकेंड हाफ ऑफ इस साल की बात करें, कॉपर में जबरदस्त तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। चलिए अब नजर डालते हैं मंडी की खबरों पर। दिल्ली में मक्के का दाम तकरीबन 50 रुपए तक गिर गया है। दिल्ली में मक्का करीब 1680 रुपए क्विंटल पर बिक रहा है। कारोबारियों की दलील है कि ऊंची कीमतों पर मांग में कुछ कमी आई है। हालांकि दावनगेरे और गुलाब बाग में इसका दाम तकरीबन 10 रुपए बढ़ गया है। आज वायदा में करीब 1% नीचे कारोबार हो रहा है। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था मक्के में काफी तेजी आ चुकी थी, लेकिन अब हाजिर बाजार हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके कूल ऑफ हो रहा है। क्या ये गिरावट के संकेत है? देखिए मक्के की अगर बात करें तो हमने देखा था कि मक्का इस बार भारत में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम रहा है और हमने इस बार काफ़ी इंपोर्ट भी किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मक्के में हमने तेज़ी देखी थी पिछले टाइम में, हो सकता है कि कुछ कूल ऑफ होती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार जो इंपोर्ट हमने किया है वो जब भारत में लैंड करेगा तो एक यहाँ पे करप्शन आता हुआ दिखाई देगा। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्चुअल पिक्चर ये है कि मक्के के अंदर जो गिरावट बनी हुई है, जो गिरावट आई है, वो एक अच्छा मौका हो सकता है बाइंग करने के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो इस बार भारत में कम है। तो मुझे लगता है कि मक्के के अंदर अगर
डिप मिलता है करीबन 1600 के आसपास, तो वहाँ बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ओके, और ऊपर टारगेट्स आप क्या देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म नज़रिए की बात करें तो मुझे लगता है कि 1750 से लेकर 1800 रुपये तक के तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि जितना भी पल्सिस सेगमेंट है उसमें एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मानसून अभी भी कहीं ना कहीं डेफिसिट की तरफ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो प्रॉपर तरीके से मानसून अभी तक नहीं आया है, तो वो भी ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव है पल्सिस के प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है कि मक्के के अंदर भी उन्हीं के अकॉर्डिंग एक तेज़ी का माहौल रहेगा और भाव करीबन 1750 से लेकर 1800 रुपये तक जा सकते हैं। चलिए, तो मक्के में कोई भी डिप आता है वो खरीद का मौका होगा, क्योंकि अनुज को लगता है 150 से 200 रुपए का यहाँ पर अपसाइड उस डिप से देखने को मिल सकता है। 1800 तक का टारगेट वो मक्के में लेकर चल रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते पहले मुंबई का रुख करते राजेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम, मैंने हॉलमार्क का 10 ग्राम का मैंने गोल्ड खरीदा है 28,900 में, तो उसे मुझे होल्ड करना है। अच्छा, या उसे मुझे होल्ड करना है या मैडम सेल आउट कर सकते हैं? जी जी जी, संदीप, सोने में क्या राय बन रही है? इन्होंने हॉलमार्क गोल्ड उठाया है 28,900 के भाव से वायदा पर। अभी भी देखा जाए ये अच्छा खासा प्रॉफिट, ऑल्दो अभी लाल निशान के साथ ट्रेड हो रहा है। आपको क्या लगता है इन लेवल्स पे इन्हें निकलना चाहिए या कुछ और वेट करने की गुंजाइश है? देखिए, जब इन्होंने हाजिर मार्केट से खरीदा और हॉलमार्क का खरीदा तो सर्टेनली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कहीं ना कहीं इनको सेफ्टी के लिए इन्होंने खरीदा और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए खरीदा। तो मेरे हिसाब से इनको वैसे भी वायदा बाजार में नहीं ट्रैक करना चाहिए, और फिर भी ट्रैक कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि पर्टिकुलरली गोल्ड में बने रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड के साथ दोनों चीजें फेवरेबल होती है। जब बहुत ज्यादा मार्केट में रिस्क दिखने लगते हैं तो भी गोल्ड तेज होता है, और जब रिस्क ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं एक स्टिमुलस पैकेजेस की बातें आने लगती है, तो फिर वापस से गोल्ड में और स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ओवरऑल आई फील कि गोल्ड के जो बुरे दिन थे वो ओवर हो गए हैं और अब इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए, और धीरे धीरे अगर इन्वेस्ट भी करें तो कोई बुराई नहीं है। अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक सर्टेन परसेंटेज सर्टेनली गोल्ड में रहना चाहिए। जी, गुजरात से दामजी ने हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैंने 2 लॉट जीरा लिया है अगस्त का 18,050 पे। 18,050 पे। अनुज, जीरे पे क्या राय है आपकी? देखिए, जीरे में अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। हालांकि हम देखें तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, बट अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो अच्छी बनी हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जीरे में जो ट्रेंड बना है वो अभी तेज़ी की तरफ रहेगा। जैसा कि इनका अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है तो उनके पास अभी टाइम है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में भाव जो करीबन 18,800 से लेकर 19,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो 18,800 19,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, पुणे का रुख करते के याग्निक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इनका सवाल हम ले लेते हैं, एसएमएस के जरिए इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। संदीप, इनका सवाल कच्चे तेल पर है। ये जानना चाह रहे थे कि 5 लॉट इन्होंने उठाया है 3278 के भाव से, तो क्या किया जाए? देखिए, कच्चा तेल इनफैक्ट जब ब्रेक्सिट रिलेटेड जो पैनिक आई थी उसमें अच्छा खासा करेक्ट हुआ था और फिर उसके बाद अच्छी तेजी दिखाई है। इनफैक्ट 3120-30 के लेवल से शायद वापस से बाउंस किया है, बट इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज मैंने हालांकि सेल दिया है कम से कम 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से, बट ओवरऑल आई फील कि बाय ऑन डिक्लाइन से कच्चा तेल और तेजी बनेगी कच्चे तेल में, और 3250 का ये स्टॉप लॉस लगाए तो बेहतर रहेगा, बाकी ये पोजीशन में बने रहे। ओके, जुनैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जुनैद, किस कमोडिटी के बारे में जानकारी चाहते हैं? मैडम, मैं बाइंग करना चाहता हूँ कि ये सही रहेंगे। ओके, अनुज से जान लेते हैं। अनुज, मेंथा पर आपकी क्या राय है? कोई खरीद करना चाहे, जुनैद हमारे साथ खरीदारी करना चाहते हैं, अभी एंट्री पॉइंट ठीक है इनके लिए?
नो डाउट जो लेवल्स हैं काफ़ी लोअर लेवल्स के हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 880 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया है। मुझे लगता है कि अगर 880 का लेवल ब्रीच होता है तो और तेज़ी देखने को मिलेगी। बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 810 का रहेगा, टारगेट 850 860 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स करंट लेवल से 20 से 30 रुपये की तेजी के लिए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और भाव अगर 880 के ऊपर क्लोज होते हैं वीकली बेसिस पे तो करीबन 950 तक का टारगेट मिल सकता है। ओके, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। कोलकाता से समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मैंने लेट 3 लॉट सेल किया हूँ जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 122 रुपये में, तो फिलहाल अभी क्या करना चाहिए? आपने सेल किया है संदीप। अब हम अभी चर्चा कर रहे थे कि आप लेड को भी आपने बोला संदीप कि यहाँ से आपको तेजी का माहौल बनता दिख रहा है। 122 पर इनकी सेल की रणनीति लेड में आपको कैसे दिख रही है? इन्होंने सेल किया हुआ लेड, राइट? जी देखिए, मेरे हिसाब से लेड को सेल करके तो नहीं चलना चाहिए। अब इन्होंने कर ही रखा है तो मैं इनको एक राय दूंगा कि एक स्टॉप लॉस लगाएं, जो कि है तो काफी दूर 125 के लगभग, और कहीं ना कहीं इन लेवल से मुझे ऐसा लगता नहीं कि जल्दी से तेजी आएगी, क्योंकि ओवरऑल अपने 200 डीएमए के ऊपर है, जो कि एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर होता है, एक ओवरऑल ट्रेंड चेंज होता है उसके ऊपर निकलता है। 116.50 जो कि एक लेवल है ये। तो मेरे हिसाब से अगर ये बेचे हुए हैं और अगर इनके फेवर में गलती से पोजीशन आ भी जाए तो 116.50 के लगभग 117 के लगभग निकल भी जाए, प्रॉफिट बुकिंग करें, और अदरवाइज अगर लॉस हो रहा हो तो स्टॉप लॉस सर्टेनली 125 पे बुक कर लें। ओके, राजस्थान का रुख करते हैं। पारस मल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। हेलो, क्या सवाल है आपका? हेलो, ये मैडम मेरे पास 200 बोरी गंवा रहा है 6000 के भाव पे, क्या करना चाहिए? 6000 के भाव पे? यस मैडम। अनुज, क्या कहेंगे? ग्वार में इनके पास कुछ क्वांटिटीज पड़ी हुई 200 बोरी के करीब 6000 के भाव से, आपको आगे जाते हुए इसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है? देखिए 6000 का भाव तो नहीं लगता है मेरे को शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में भी अगर बात करें तो। बट हाँ, जिस तरीके का यहाँ पर रिकवरी हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 3400 से लेकर 3600 के तक की रेंज मिल सकती है। तो इनके लिए ऑप्शन ये है कि जैसा कि रैली अब चालू हुआ है यहाँ पर, तो एक बार ये इन लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं और ऊपर करीबन 3600 के आसपास कुछ एटलीस्ट पार्शली जो इनका माल आएगा उसको निकाल सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि 6000 का भाव यहाँ जल्दी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, काफी दूरी पर है इनके लेवल्स। चलिए, एसएमएस के जरिए एक सवाल रतलाम से आरके भट्ट साहब ने हमें भेजा है। संदीप, इनका सवाल चांदी में है। 47,000 के भाव से इनके पास 2 किलो चांदी पड़ी है, क्या करना चाहिए आपको? कितना यहाँ पर और अपसाइड लग रहा है इनको, कितना और रुकना पड़ेगा इन लेवल्स के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो बने रहे ये चांदी में। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि चांदी और सोना दोनों ही इनफैक्ट एक स्वीट स्पॉट पे आ गए और तेजी लगती है, और सोने से भी ज़्यादा मुझे चांदी में लगती है। अगर चांदी की बात करें तो सोने का तो बेनिफिट मिल ही रहा है, और साथ साथ बेस मेटल्स का, जो कि मैं बता ही रहा था शुरुआत में शो के। तो बिल्कुल ये बने रहें, और मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा 3 से 6 महीने के नज़रिया अगर रखेंगे तो और भी इनफैक्ट फ़ायदा हो सकता है। बाकी ओवरऑल एक स्टॉप लॉस जो है ये रखना जरूरी होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट्स में, काफ़ी इंटरनेशनल क्यूज अफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं 42,100 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसको एक स्टॉप लॉस बना के रखे। अगर ये तोड़ता है तो और ज़्यादा गिरा सकती है मद्दी, बट ओवरऑल 42,100 विल बी अ स्टॉप लॉस फॉर द लॉन्ग रन। और ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि 48,000 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिख जाए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त समाप्त होता है। संदीप, जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर्स? इनफैक्ट
कई कमोडिटीज पे डिस्कस किया है, क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं, बट जनरली मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। अनुज, आपका डिस्क्लोजर? हमने जो भी यहाँ कमोडिटी डिस्कस करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट की पोजीशन उसमें हो सकती है। ऑलराइट, अनुज संदीप, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।